हेलो भाई बंधु लोग, कैसे हो सब मज़े में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 1.1। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें थे उसको हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, लेकिन एक और थ्योरम है जो पिछले वीडियो में बच गया था, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। वो थ्योरम है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। आखिर क्या है ये थ्योरम? ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होती है। अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होती है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि सर यहाँ जो प्रत्येक भाज्य संख्या, क्या कहना चाह रहे हैं उसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, माने कोई भी भाज्य संख्या ले लेते हैं, मान लिया जाए चलिए 140 ही है, ये एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं सर? जो अपने आप के अलावा किसी और से भी डिवाइड जाए, हम उससे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 140 आपका भाज्य संख्या है। तो कहता है कि जो भी भाज्य संख्या है आप उसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड यानी गुणनफल के रूप में आप उसको लिख सकते हैं। गुणनफल के रूप में आप उसको लिख सकते हैं। यानी जब आप इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 सत्ते 14 70 आया, 2 से जाएगा तो 35 बार में आएगा, फिर ये 3 से नहीं जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यानी 140 को जब आप तोड़े तो जो भी इसका गुणनखंड आ रहा है, जो भी इसका गुणनखंड आया, ये सारे के सारे गुणनखंड अभाज्य संख्या होंगे। सारे के सारे गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य संख्या होंगे। यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। यानी किसी भी संख्या का जब आप गुणनखंड कर देंगे तो सारे गुणनखंड कैसे आपको मिलेंगे बच्चों? सारे गुणनखंड आपके अभाज्य संख्या होंगे। अभाज्य संख्या होंगे। अब आगे कहता था यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होती है। यानी इसका क्रम अद्वितीय होता, कहने होता है। देखिए अब इसमें क्या है कि 2 बार है तो इसको 2 के पास 2 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए। तो कहता है कि इसका क्रम अद्वितीय हो सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि पहले आप 2 से ही भाग दें, पहले आप 7 से भी भाग दे सकते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पहले 2 है तो पहले हो सकता है आप 7 लिखे, फिर 5 लिखे, फिर 2 लिखे। या हो सकता है कि या ऐसा हो सकता है कि पहले आप 5 लिखे, फिर 7 लिखे, फिर 2 लिखे। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो भी संख्या होंगे सारे के सारे अभाज्य संख्या होंगे। जो भी संख्या होंगे वो सारे के सारे अभाज्य संख्या होंगे। तो समझ में आई आप लोगों को कि ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? तो चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ बुक है ये, ठीक है। तो हम लोग का प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पे जो भी संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। तो बहुत ही आसान है, चलिए हल करते हैं। बहुत ही आसान है, हम लोग पहले भी अभाज्य गुणनखंड पढ़ चुके हैं। 140 पहला नंबर क्वेश्चन को पहले कर रहे हैं। तो 140 को सबसे पहले आप ऐसे तोड़ेंगे तो 2 सत्ते 14 0 आ गया, फिर ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा, यहाँ गया, 2 बचे 10, फिर ये किससे जाएगा? 5 से, 5 सत्ते 35 हो गया। क्या हो गया बच्चों लोग? 5 सत्ते 35 हो गया। यानी इस तरीक़ा से अगर आप 140 को देखें तो क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 का मोड़ी में 2 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। अच्छा यहाँ आप चाहे तो एक और इससे जा सकते हैं, 7 एक 7 भी जा सकते हैं। तो 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए अब नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अब आपके पास 156। तो अब 156 को उसी तरीके से करेंगे। लास्ट में 6 है सर, यानी 2 से भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, क्या बच जाएगा? 1 1 यहाँ गया 16, 2 8 16,
फिर ये 2 से जाएगा सर क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 तिया 6, 1 बचा यहाँ गया 18, 2 9 18। फिर ये 3 से जाएगा सर, 3 एका 3, 3 तिया 9। अब 13 किसी में नहीं जाता है तो आप सीधा सीधी 13 एका 13 कर सकते हैं। यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। यानी इस तरीक़ा से 156 का आप क्या लिख दिए, 2 गुणा 3 गुणा 13 लिख दिए। तो 2 कै बार है, 2 बार है, तो 2 का मोड़ी में 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 13 लिख दीजिए, ख़त्म। तीसरा नंबर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो तीसरा नंबर है आपके पास 3 8 2 5, 3 8 2 5 है, 3 8 2 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 3 8 2 5 का गुणनखंड कर रहे हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर लास्ट में 5 है तो आंख बंद करके वो 5 से डिवाइड जाएगा, लेकिन एक बार 3 से देने का कोशिश कर लेना है। और अगर आपको 3 से नहीं देना है तब डायरेक्ट 5 से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, क्या बच गया सर, 3 यहाँ गया तो हो जाएगा 32, 5 6 30, 2 बचे यहाँ गया 25, 5 बचे 25। फिर ये 5 से जाएगा सर क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 एका 5, 2 बचा, 2 यहाँ गया 26, 5 बचे 25, 1 बचा यहाँ गया 15, 5 तिया में 15। सर अब ये 5 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 है, तो ये 3 से दे दीजिए सर, 3 पचे 15 और 3 एका 3, 3 पचे 15, 3 एका 3। अब ये किससे जाएगा सर, क्या 3 से जाएगा, बिल्कुल 3 से जाएगा सर। क्यों, क्योंकि 3 एका 3 अगर हम करेंगे तो 2 बचे यहाँ गया 21 हो गया, 3 सत्ते में 21 हो गया, ख़त्म, ठीक है। ये हो गया फंडा। तो इस तरीके से अगर हम 3 8 2 5 को तोड़ते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। तो इसको हम लोग तहिया के लिखेंगे, है ना। पहले 3 3 वाला को लिखते हैं, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 का पावर 2 लिखे, फिर 5 को लिखे, 5 2 बार है, फिर 17। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब चौथा नंबर के बारे में बात करते हैं सर। चौथा नंबर में हमारा 5005 है, 5005 है। तो चलिए अब 5005 का करते हैं सर, 5005 का करते हैं सर। सबका हल कर रहे हैं हम लोग, है ना। आप सब में हल लिख दीजिए ऐसे तो अच्छा रहेगा। हल कर रहे हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। तो ये लास्ट 5 है सर, तो एकदम आंख बंद करके पहले 5 से दीजिए, तो 5 एका 5 हो गया, ये 0 अपना 5 एका 5 हो गया सर। अब यहाँ पे 1001 आ गया, 1001 आ गया। अब ये किससे डिवाइड जाएगा सर, समझ में नहीं आ रहा। अब ये किससे डिवाइड जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो 7 से देखते हैं, 7 एका 7, 3 बचा, यहाँ गया 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा, यहाँ गया 21 हो गया, 7 तिया में 21, यानी कि 143 आ गया। 100 क्या आ गया, 43 आ गया। अब ये 143 किससे जाएगा सर, थोड़ा अब इसमें भी फोकस करें। 143 किससे जाएगा, क्योंकि 7 से नहीं जाएगा, 7 दूना 14 करेंगे तो 3 बच जाएगा, आपका 143 नहीं जाएगा, 143 नहीं जाएगा। तो अब इसको डायरेक्ट हम लोग किससे देंगे, 11 से। 11 एका 11 अगर करते तो 3 बच जाएगा, 3 यहाँ चला गया, 33 हो गया, 11 तिया में 33, तो ये आ गया। तो इस तरीक़े से हम लोग 5005 को कैसे तोड़ दिए, इसको तोड़े 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 में तोड़ दिए, ये आंसर हो गया। माने हमको संख्या को, जो संख्या दिया उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना था। तो ये हमारा पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा हो गया, ठीक है। एक और नंबर हमारे पास बच रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, इधर वाले को मिटा करके उसको बनाते हैं, इधर वाले को मिटा करके उसको बनाते हैं। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। अब इसको मिटा, अब लास्ट वाले को बनाते हैं, 5वां नंबर। 5 नंबर में हमारा 7 4 2 9। चलिए इसका हल करते हैं। तो 7 4 2 9 है। अब इसको हम किससे भाग दें, अब हम इसको किससे भाग दें, लास्ट में तो क्या है 9 है, लास्ट में क्या है बच्चों लोग 9 है। तो अब हम लोग इसको किससे देंगे, कि एक बार 3 से देख लेते हैं। ऐसे ये जाएगा डायरेक्ट 17 से जाएगा, ठीक है, 17 से जाएगा, 19 से जाएगा, 23 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है। लेकिन आप कैसे करो, देखो पहले आप 3 से करके देख लीजिए। 3 दूना 6 करेंगे, 1 बचेगा, 1 यहाँ गया 14 हो गया। 3 चौके 12 करेंगे, 2 बचेगा, 2 यहाँ गया 22 हो गया। अब 3 7 21 करेंगे, 1 बचेगा, 3 पढ़ा 19 नहीं आता है, तो इसलिए इसको सीधा सीधे आप किससे भाग देंगे, 17 से।
तो अब 17 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, देखिए 17 से भाग देके यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, ध्यान देखिए 7 4 2 9 को 17 से भाग देना है, ठीक है, 17 से भाग देना है। तो 17 चौके हो गया 68, क्या बच जाएगा, इधर से बच गया 6, अब आ गया 2 तो 62 हो गया। तो क्या होगा 17 तिया 51 हो गया, क्या बच जाएगा 1 और 1 11 बच गया, अभी आएगा 9, अब हो गया 119, तो 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119 होता है, यानी क्या आ गया सर 4 3 7 आ गया, 4 3 7 आ गया, 4 3 7 आ गया। अब ये किससे भाग जाएगा 4 3 7, अब ये किससे भाग जाएगा सर 4 3 7, तो अब ये जो 4 3 7 है बबुआ लोग, अब ये जो 4 3 7 है वो किससे भाग जाएगा 19 से जाएगा। चलिए अब इसको यहाँ पे हम करके देखते हैं, 4 3 7 अब किससे भाग जा रहा है सर 19 से करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सर 19 दूना क्या होता है 38 हो जाता है, तो क्या बच गया 5 और ये 7 आया 57 हो गया, और 19 दिया क्या हो जाता है 57 हो जाता है सर, ख़त्म खेला। यानी कि 19 अगर भाग दे तो 23 बार में गया। तो इस तरीके से 7 4 2 9 का गुणनखंड आपके पास क्या जाता है 17 गुणा 19 गुणा 23, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। ये आंसर हो गया। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसको। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ है। मतलब कह रहा है कि ये जो संख्या दिया हुआ, मतलब ये जो सवाल दिया हुआ पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों का क्या करना, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद आपको जाँच भी करना है कि आप जो निकाले वो सही है कि गलत है। तो जांच आप कैसे करेंगे, जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये फॉर्मूला से यूज करके जांच करेंगे। तो सबसे पहले पहला का करते हैं। पहला में हमारा 26 और 91 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले 26 का करेंगे गुणनखंड, तो क्या होगा 2 से 13 बार में जाएगा। अब 13 नहीं जाएगा, अब 91 का करेंगे तो क्या होगा 7 1 का 7 कर दिए, 2 बचा, 2 गया तो क्या हो गया 21, 7 या 21, ये हो गया। यानी कि अगर आप 26 का किए तो 26 का हो गया 2 गुणा में 13, और 91 का किए तो 91 का हो गया 7 गुणा में 13। तो अगर हम जोड़ा देखें तो जोड़ा ये है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ क्या हो जाता है, एचसीएफ क्या जाता है, एचसीएफ बराबर होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है सर 13, तो आपका 13 हो गया एचसीएफ। और एलसीएम क्या हो जाता है सर, एलसीएम वो होता है सर जो दोनों में कॉमन है, उसको तो आप एक ही बार लिखोगे, और साथ में जो बच गया उसको भी आप लिखेंगे, साथ में जो बच गया उसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो 13 दूना हो जाएगा 26, 13 दूना क्या हो जाएगा 26 गुणे 7, गुणा करेंगे तो 7 छक 42 का 2, हाथ में 4, और 7 दूना 14, 4 18, यानी 182 हो गया क्या चीज़ का एलसीएम। यानी एचसीएफ हो गया सर आपका 13, एचसीएफ हो गया सर आपका 13, और एलसीएम हो गया 182। अब आपको जांच करना है कि आप जो बनाए हो सही है कि गलत है। तो चलिए जांच करते हैं, जांच करते हैं। तो जांच में हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि अगर नहीं भी जानते तब भी आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाता है एलसीएम गुणा एचसीएफ हो जाता है, जो आपका यहाँ पे चीख के बक रहा है, ठीक है। अब दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या कौन सा जिसका आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल है, तो वो संख्या क्या है सर, एक है 26 और एक है 91, बराबर एलसीएम। एलसीएम क्या है सर 182 है सर, और एचसीएफ क्या है सर, एचसीएफ आपका 13 है सर। अब दोनों तरफ आप हल करेंगे, दोनों तरफ हल करने के बाद देखेंगे दोनों तरफ का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर दोनों तरफ का वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब आप जो बनाए वो बिल्कुल ही क्या है सर सही है, आप जो बनाए हैं वो
बिल्कुल ही क्या है सर, सही है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। पहले इसको गुणा करते हैं, ठीक है। देखिए 26 गुणा 91 गुणा करते हैं। 1 छक 6, 1 दूना 2। अब 9 की बारी, 9 छक क्या हो जाता है 54, हाथ बच गया 5 और 9 दूना हो गया 18, 18 और 5 हो जाता सर 23, 18 और 5 हो जाता 23। तो इधर हो गया 6 6 3 2, यानी इधर आ गया सर 23 6 6। अब इधर की बारी, इधर को गुणा करते हैं। तो 1 8 2 को गुणा करना है 13 से, तो 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हाथ पे 2, 3 1 3 और 2 5 हो गया सर। अब 1 की बारी, 1 दूना 2, 1 8 8, 1 1 1, तो 6 6 8 5 13 का 3, हाँ 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 और 1 2, यानी कि 23 6 6। इधर भी आ गया 23 6 6, दोनों तरफ सेम आया, यानी सत्य है, सत्य है, सत्य है। यानी आप जो भी बनाए हो, आप जो भी एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वो बिल्कुल ही सही है। चलिए जल्दी से छापिए इसको, फिर सेकंड नंबर देखते हैं। चलिए अब सेकंड नंबर को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा 510। सेकंड नंबर कहता है 510 और 92 है, 510 और 92 है। तो चलिए हल करते हैं इसका। सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से देते हैं, 2 दूना 4 हो गया, 1 बच गया, 1 यहाँ गया 11 हो गया, 2 पचे 10, 1 बचा यहाँ गया 10 हो गया, तो 2 पचे 10। अब क्या ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा सर, तो 5 से दीजिए, 5 पचे 25, 5 का 5। अब ये जाएगा सर, 5 से नहीं जाएगा, तो 3 से जाएगा ना, 3 का 3, 2 बचा, 3 सते 21, यानी कि आपका 510 का क्या निकल का आ गया सर? 510 का निकल का आ गया आपके पास 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 आ गया। ठीक है, आप इसी को अगर तहिया के लिखना चाहें तो आप ऐसे अरेंज करके लिखिए, पहले लिखिए 2 को, फिर लिखिए 3 को, फिर लिखिए 5 को, फिर लिखिए 17 को। अब उसका 92 है, तो 92 को कर किधर देखते हैं सर? तो 2 से पहले देते हैं, 2 चौके 8 हो गया, बचा 1, 12 हो गया, 2 छक 12। फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब 23 तो नहीं जाएगा सर, तो ख़त्म। तो अब 92 का क्या आ गया? 92 का आ गया 2 गुणा 2 गुणा में 23। अब क्या क्या जोड़ा है सर? ये दोनों का जोड़ा बन रहा है सर, और कोई जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो सीधी सी बात है HCF क्या हो जाएगा? HCF का होता है जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है सर? 2 है। और LCM क्या हो जाएगा सर? LCM में क्या हो जाता है? जो दोनों में कॉमन है उसको आप एक ही बार लिखेंगे, बाद बाकी जो बच गया सबको लिखेंगे। 3 गुणा 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। अब इस सब को गुणा करना है भैया, इन सब को गुणा करना है। तो चलिए हम वही लाइन में गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 पचे 30, तो ये लिख दीजिए 30 गुणा क्या होगा? 17 गुणा 34 और गुणा 23। चलिए इसको गुणा करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर लिखते हैं इसी को, यहाँ पे आप देखिए इस साइड बनाते हैं, यानी LCM ही निकाल रहे हैं। तो LCM क्या हो गया आपका? इधर हो गया आपका, इसको पहले गुणा कर, 3 चौके 12 के 2, 3 चौके 12 के 2 हाथ में 1, और 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10, 1 0, तो 10 20 हो गया और गुणा 23 हो गया। अब इसको 23 से गुणा कर देना है, क्या करना है? 23 से गुणा कर देना है। तो LCM आपका क्या निकल कर आ रहा है? LCM आपका क्या? तो 23 गुणा 0, ठीक है, फिर 23 दूना क्या हो जाएगा? 46, 46 का आप लिखेंगे 6, बच गया 4, और 23 का 23 और 4, 23 और 4 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 23 और 4 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 27 70 हो गया आपका, क्या हो गया? 27 70 हो गया। कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाँ, 2 से 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 तिया 6, 6 पचे 30, हो गया 17 दूना 34 और ये 23 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम इसको गुणा करते, 3 चौके 12 के 2 हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10, 20 हो गया। ठीक है, और गुणा 23। अब अगर इसको 23 गुणा 23 गुणा 0 हो गया, और 23 दूना 46 का 6 हाथ में 4 हो गया,
23 गुना 0, अच्छा ये गुणा गलत किए हैं, सॉरी। देखिए आप इसको ऐसे गुणा करें, 10 20 को 23 अगर आप गुना कर रहे हैं तो 3 गुना 0 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 गुना 0 3 एका 3। अब 2 की बारी, 2 गुना 0, 2 दूना 4 हो गया, और 2 गुना 0 2 एका 2 हो गया। अब अगर सबको जोड़ेंगे तो 0 6 4 3 2 आ रहा है, यानी ये आ जा रहा है आपके पास, आ रहा है 23 4 6 0, ये आएगा 23 4 6 0, ये आपके पास आ रहा है 23 4 6 0 आ रहा है। तो ये हो गया आपका एलसीएम, ये आपका एलसीएम निकल के आ गया बुझवा लो, और ये आपका एचसीएफ निकल के आ गया। अब हम लोग इसकी सत्यता की जांच करते हैं, तो चलिए अब जांच करते हैं, तब लिखेंगे जांच। चलिए भैया जांच कीजिए, जांच पड़ताल। तो जांच करने का फॉर्मूला फिर वही है, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाता है सर, बराबर क्या हो जाता है, LCM गुणा HCF हो जाता है। तो दोनों संख्या को गुणा करेंगे, दोनों संख्या आपका क्या है सर, 510 है सर और 92 है सर, बराबर LCM गुणा HCF। तो LCM हमारे पास क्या आ गया सर, LCM हमारे पास आ गया 23 4 6 0, और HCF क्या है सर, 2 है। HCF क्या है, 2 है। तो इधर क्या आ जा रहा है, इधर आ रहा है 2 गुना 0, 2 छक 12 का 2 हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9 हो गया सर, फिर 2 तिया 6 हो गया सर, 2 दूना 4, तो ये आएगा 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0 आ जाएगा, 4 6 9 2 0, यानी इधर भी वही चीज़ आना चाहिए। तो ऐसे तो सेम चीज़ आएगा, लेकिन फिर भी आप गुणा करके देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए हम रफ में गुणा कर रहे हैं, 510 को 92 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 गुना 0, 2 एका 2, 2 पचे 10 हो गया, ठीक है। कटकुट 9 की बारी, 9 गुना 0, 9 एका 9, 9 पचे 45 हो गया सर, 9 पचे क्या हो गया सर, 45 हो गया। अब करेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 4, इधर भी वही चीज़ आया सर, 4 6 9 2 0, दोनों तरफ सेम आया, यानी कि सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये हो गया आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, वही है 3 3 6 गुणा 3 3 6 और 54 है, 3 3 6 और 54 है। इसको मिटाते हैं अब जल्दी से, 3 3 6 और 54 है। चलिए 3 3 6 और 54 है। 3 3 6 और 54, चलिए 336 और 54 का तो हल करेंगे, फिर वही चीज़ करेंगे। 336 का पहले अपनी कीजिए गुणनखंड, तो 2 से दे सकते हैं हम लोग, 2 एका 2 बच गया 1, 1 यहाँ गया, हो गया 13, 2 छक 12 बच गया 1, 2 अठे 16। आप चाहे तो 3 से भी दे सकते थे, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूना 6, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से दीजिए, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से दीजिए, 2 दूना 4, 2 एका, फिर 3 से, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया बबुआ लोग, ठीक है। यानी 336 को जब आप तोड़े तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार 2 और फिर 3 और 7 हो गया, ठीक है। अब 54 को करते हैं सर 2 से, तो 2 दूना 4, 1 बचे हैं, 2 सत्ते 14। अब 27 किसका पहाड़ा माता सर, 3 से आता है ना, 3 9 27, फिर 3 तिया 9, यानी कि अगर आप 54 को तोड़े तो आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये दोनों 2 मिल के अपना हो गया जोड़ा पाड़ी बना लिया भैया, और ये दोनों 3 मिलकर अपना जोड़ा पाड़ी बना लिया। और कोई बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है सर। और कोई बना रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं बना रहा है सर। तो इस तरीक़ा से अगर हम HCF देखें तो HCF क्या होता है सर, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है सर, 2 और 3 है, यानी कि आपका क्या आ गया, 6 आ गया। तो HCF आपका क्या निकल कर आ गया बबुआ लोग, 6 निकल कर आ गया। HCF आपका क्या निकल कर आ गया बबुआ लोग, 6 निकल के आ गया। अब इसका LCM निकालते हैं, LCM
LCM निकालते हैं। तो LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखेंगे, यानी 2 और 3 को एक ही बार लिखेंगे, लेकिन जो बच गया उस सबको लिखेंगे। तो 1 2 3, 3 बार और 2 लिखेंगे। उसके बाद 7 है सर, उसके बाद 3 3 है, 3 3 है। चलिए गुणा करते हैं। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो 48 पहले यहाँ से यहाँ तक आप कर लिए, अब इधर कर दिए। 7 तिया 21 और ये 3। आप छोटा छोटा गुणा कीजिए, कोई जरूरी नहीं एक ही बार आप सबको गुणा कर दे, ठीक है। अब हो गया 48 गुणा 21, अच्छा पहले 3 से गुणा किया, 3 1 3, 3 दूना 3 1 3 और 3 दूना 6, 63 हो गया। अब इसको गुणा कर देना हम लोग को दोनों को, यानी 48 और 63 को गुणा करना है। तो देखिए 48 गुणा 63, तो 3 8 24 के 4 हाथ में 2 बगुआ लो, और 3 चौके 12 और 2 14 बगुआ लो, ठीक है। अब 6 8 48 का 8 हाथ में 4 हो गया हो, और 6 चौके 24 और 4 28 हो गया हो बगुआ लो। अब जोड़ देंगे हो 4 4 और 8 हो जाता 12, हाथ बच गया 1 1 और 8 9 और 1 10 का 0, हाथ बच गया 1 2 और 1 3। L 3 0 24 आ गया LCM हो दादा, 3 0 24 आ गया LCM हो दादा, LCM। अब बताइए किसको क्या दिक्कत है। तो LCM और HCF तो निकाल लिए, LCM और HCF तो निकाल लिए। अब हमको करना क्या है, इसकी सत्यता की जांच ही तो करनी है। तो चलिए जांच करते हैं। फिर से वही पैतरा भांजेंगे। हम जानते हैं कि हालांकि आप नहीं जानते हो, क्योंकि अभी तक तो आप पढ़े ही नहीं हो, तो आपको अच्छे से पढ़ना है ना। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाता है LCM गुणा HCF। दोनों संख्या को गुणा करेंगे और दोनों संख्या हमारा है 336 और एक है 54। इधर लिखेंगे LCM है हमारा 3024 और HCF है हमारा 6। अब दोनों को गुणा कर दीजिए बबुआ लोग। तो देखिए अगर आप इधर गुणा करते हैं, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, और 6 शून्य 0 और 1 1 हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी 18 1 4 4, 18 1 4 4 इधर आ गया। तो जाहिर सी बात है इधर भी वही चीज़ आएगा। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं। चलिए हम गुणा करके बता ही देते हैं। 3 3 6 गुणा 54, तो 4 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14 के 4 हाथ में 1, और 4 तिया 12 और 1 13 हो गया। 5 की बारी, 5 6 30 हाथ में 3, 5 तिया 15 3 18 हाथ में 1, और 5 तिया 15 और 1 16 भैया। ठीक है, 4 4 8 और 3 क्या हो जाता है 11 का 1 हाथ में बच गया 1। अब 1 6 7 और 1 8 और 1, तो 18 1 4 4 इधर भी आ गया, 18 1 4 4 इधर भी आ गया। सर दोनों तरफ तो बराबर आ ही गया सर, दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब सत्य है सत्य है सत्य है सत्य है सत्य है, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आपको LCM और HCF निकालना है। तो चलिए इसका LCM निकालते हैं। पहले पहला नंबर को देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर का हल करते हैं बुचवा लोग। पहला नंबर का हल करते हैं हम लोग इस नंबर का। तो सबसे पहले 12 को तोड़ेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। ठीक है, फिर 15 को तोड़ेंगे 3 से 5 बार में, फिर 21 को तोड़ेंगे 3 से 7 बार में। ठीक है, तो इस तरीक़ा से 12 का क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 आ गया। अब 15 का क्या आ गया बबुआ लोग, 15 का आ गया आपके पास 3 गुणा 5 आ गया। और 21 का क्या आ गया, 21 का आ गया 3 गुणा में 7 आ गया। तो सबसे पहले तीनों में क्या जोड़ा है सर, तो तीनों में देखिए 3 कॉमन है सर, तीनों में आपका 3
कॉमन है सर। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा 3, एकदम मोहब्बत से 3 लिख दिए, डिबा ढोंगरा में बंद कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम LCM के बारे में बात करें तो LCM क्या हो जाता है सर, LCM हो जाता है जो कॉमन है तीनों में उसको तो आप एक ही बार लिखोगे। अच्छा, एक और चीज़, हम जब LCM का चैप्टर पढ़ा रहे थे, जब बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि अगर किसी 2 गो में भी रहेगा तब भी आप उसको एक ही बार लोगे LCM के लिए, लेकिन यहाँ कोई 2 गो में भी कोई कॉमन नहीं है तो छोड़िए। तो अब यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, 2 बच गया, 2 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया। सबको गुणा कर देते हैं बबुआ लोग, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60 गुना 7, तो 6 सत्ते 42 यानी कि 420 निकल गया LCM, 420 निकल गया आपका LCM। इसको भी मोहब्बत से डिबा ढोंगरा में बंद कर दीजिए आप, अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सर। सेकंड नंबर क्वेश्चन का हल करते हैं। अब यहाँ भी वही चीज़ है, 17 को अलग से तोड़ेंगे, तो 17 को जब आप तोड़ेंगे तो 17 किसी को पढ़ा नहीं जाता, यानी कि 17 एक का सिर्फ 17 ही लिख सकते हैं। अब अगर हम 23 के बारे में बात करें तो 23 भी किसी को पढ़ा नहीं जाता है, तो 23 एक का 23 कर सकते हैं। अब अगर हम 29 के बारे में बात करें तो 29 भी किसी को पढ़ा नहीं आता है सर, तो 29 एक का 29 कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से 17 को अगर हम देखें तो 17 को क्या लिख सकते हैं सर, 1 गुणा में 17, या 17 गुणा 1 जैसे लिखना लिखिए। 23 को क्या लिख सकते हैं सर, 1 गुणा में 23, और 29 को क्या लिख सकते हैं सर, 1 गुणा में 29 लिख सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सर तीनों में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कॉमन है, सिर्फ एक है। अगर किसी में कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो तो उसका HCF क्या हो जाता है सर, उसका HCF 1 हो जाता है सर। क्या हो जाता है 1, क्योंकि तीनों में 1 1 1 है, क्योंकि 1 तो सबका ये में होता है, सब किसी का, सब कोई 1 से डिवाइड होता ही होता है, इसलिए अगर किसी का कोई HCF नहीं निकला मतलब उसका क्या है 1 है। अब इसका LCM के बारे में बात कर लेते हैं सर। तो LCM क्या हो जाएगा सर, LCM में क्या करते हैं, यहाँ तो कोई कॉमन नहीं, यानी नॉर्मल आपको तीनों को क्या करना, गुणा कर देना, यानी 17 गुणा 23 गुणा 29, चलिए गुणा कर देते हैं। तो आप गुणा कर करके देखिए, चलिए पहले 17 और 23 को गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 17 × 51 का 1 हो गया, हाथ में 5 बच गया। अब 17 दूना 34 और 5 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, अब गुणा में 29। अब इसको गुणा करते हैं, चलिए 391 को 29 से गुणा करते हैं, तो 9 एक का 9 हो गया सर, 9 9 81 के, एक हाथ में 8 और 9 तिया 27, 27 और 8 हो जाएगा 35। 2 की बारी, 2 एक का 2, 2 9 18 के, 8 हाथ में 1, अब 2 तिया 6 और 1 7, तो 9 इधर हो गया 3, इधर हो गया 8 5 13 के, 3 हाथ में 1, 7 3 10 और 1 11, तो आपके पास क्या आ गया, 11 3 3 9, 11 3 3 9 आ गया सर, 11 3 3 9 आ गया। ये क्या हो गया बुचवा लोग, ये आपका LCM निकल गया, ये आपका LCM निकल गया, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर का हम इधर लिखते हैं यहाँ पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 है 9 है और 25 है, 8 है 9 है और 25 है, 8 है 9 है और 25 है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 8 का करेंगे बच्चों लोग, 8 का करेंगे तो 2 चौके 8, हम एक डब्बा खींच दे रहे हैं, अलग अलग पन्ना में बांट देते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अब ये 2 से जाएगा, 2 दूना 4। 9 के बारे में बात करें तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 25 के बारे में बात करें तो 5 25 25 हो जाएगा। यानी इस तरीके से अगर हम देखें तो 8 को आप क्या लिख दे रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दे रहे हैं, और 9 को क्या लिख दे रहे हैं सर, 3 गुणा में 3 लिख दे रहे हैं। अब 25 को क्या लिख दे रहे हैं सर, 5 गुणा में 5 लिख दे रहे हैं। ले, ये तो और खेला बेला हो गया सर, ये और खेला बेला हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जैसा कि हम पहले बताएं कि इसको भी आप दे सकते हैं ना, 2 एक का 2, 3 एक का 3, 5 एक का 5, यानी सब में एक एक आप डाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब में आप एक डाल सकते हैं, सब में एक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सब जाता ही जाता है, ठीक है। सब में एक आप डाल सकते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर 8 9 और 25 में देखें तो क्या कोई कॉमन है कहीं पे, कोई भी कॉमन नहीं सर सिवाय 1 के, यानी इसका आंख बंद करके HCF क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा। आंख बंद करके HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब LCM, तो LCM में क्या करेंगे, नॉर्मली आप सबको गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे तो कोई कॉमन है ही नहीं है, यानी कि क्या हो रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8, 3 गुणा 3 यानी कि 9 और 5 गुणा 5 यानी कि 25, सबको गुणा कर दीजिए, है कि नहीं। 8 9 72 हो गया, गुणा 25 हो गया। अब 72 और 25 को गुणा करते हैं, चलिए देखिए 72 गुणा में 25, 25 दूना 50, या फिर तो आप अकेले अकेले कीजिए, 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 5 सत्ते 35 और 1, 5 सत्ते 35 और 1 36 होता है, ठीक है। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो हो गया 0, 4 6 10 का 0 हाथ में 1, 3 4 7 और 1 8 और 1 1800 आ गया। क्या आ गया बच्चों लोग 1800। ये हो गया आपका LCM, ये हो गया आपका LCM आंसर। तो ये LCM और HCF निकल गया, बात खत्म। आप इसको मिटा देंगे, इसको वहाँ पे, चलिए चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो अब हमारे पास चौथा नंबर सवाल हो जाता है कि अगर HCF आपका HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है तो उसी का आपको LCM निकालना है। कुछ नहीं करना बच्चों लोग, हल एकदम सिंपल सा फंडा है, हम लोग जानते हैं, सीधा सीधे लिखेंगे। हम जानते हैं कि LCM है ना गुणा HCF बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हो जाता है, गुणनफल हो जाता है। तो यहाँ पे दो संख्या कौन है सर, 306 और 657 है, यानी कि LCM किसका सर, 306 गुणा 306 और 657 का LCM निकालना है, ठीक है, गुणा HCF यानी कि HCF किसका 306 और 657 का बराबर का दोनों संख्या का गुणनफल, यानी कि 306 गुणा 6 5 7, ये लिख दिए। तो अब आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM को छोड़ दीजिए सर, जिसको निकालना उसको छोड़ दीजिए सर, बाकी को उठा पठा के फेंकिए उधर। तो HCF सर गुणा में है, या फिर तो आप इसको एक बार ऐसा कीजिए, HCF की जगह आप 9 लिख दीजिए, क्योंकि HCF हमारा क्या दिया है 9 दिया हुआ है, HCF 9 लिख दिए, बराबर 306 गुणा 6 5 7। तो LCM निकालना है, LCM को छोड़ देंगे सर, LCM निकालना है, LCM आप छोड़ देंगे सर, 9 गुणा उधर जाके भागा में हो गया सर, 9 गुणा उधर जाके भागा में हो गया सर। आप कुछ कटेगा तो काट दीजिए, कटेगा क्या, तो 9 गुणा 18, 9 तिया 27, हाँ कटेगा सर, देखिए 9 तिया 27, 3 बज गया, आ गया 36, 9 चौके 36, यानी क्या आ गया 34 गुणा 6 5 7 आ गया, 34 गुणा 6 5 7 आ गया, यानी आपका LCM निकल के आ रहा है। तो अब इसी को आपको क्या करना है, गुणा कर देना 34 और 6 5 7 को। तो देखिए 6 5 7 को गुणा करना है 34 से, 4 7 28 के 8 हाथ में 2 हो गया, 4 5 20 और 2 22, हाथ में 2 बच गया, 4 6 24 और 2 26 हो गया। 3 की बारी, 3 7 21 का 1 हाथ में 2, 3 5 15 और 2 17 हाथ में 1, 3 6 18 और 1 19, सबको जोड़िए 8 3 7 और 6 13 का 3 हाथ में 1, 2 और 9 11 और 1 12 का 2 हाथ में 1 और 1 2, यानी क्या आ गया सर 22 33 8 आ गया। ये आपका क्या निकल गया सर, LCM निकल के आ गया। ये आपका क्या निकल के आ गया सर, LCM निकल के आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर 5वां नंबर। चलिए अब 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी सवाल में आपका बोला जा रहा है कि कोई संख्या जो 6 का पावर n है, क्या वो 0 पे समाप्त होगी। कहने को मतलब अगर 6 का पावर n है, 6 का पावर n है, तो अगर आप n का स्थान पर 1 रखें तो क्या हो जाएगा,
छः का 6 ही हो जाएगा, n का स्थान पे 2 रखे यानी कि 6 छक 36 हो जाएगा, n का स्थान पे 3 रखिए, n का स्थान पे 4 रखिए, इस तरीके सब संख्या रखते गए। तो जब आप इसको हल करेंगे तो क्या इसका इकाई वाला अंक में 0 आएगा क्या? जैसे 6 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 216 लगभग हो जाएगा, है ना। तो क्या इसका इकाई अंक 0 आएगा? क्या इसका इकाई अंक 0 आएगा? ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसका इकाई अंक 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसको हल करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 6 का आप गुणनखंड कर दीजिए तो 2 तिया 6 हो गया। तो 6 का गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुणा 3। अगर 6 का पावर n है तब इसका पावर में भी क्या लगा देंगे? n लगा देंगे। अब इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब हम n का गुणनखंड किए तो 2 और 3 आता है, जब हम n का गुणनखंड किए तो 2 और 3 आता है। तो आप इससे कैसे समझेंगे सर, हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या 0 पे समाप्त होगी कि नहीं होगी? तो अब समझिए और देखिए और समझिए। एक चीज़ याद रखिए बच्चों, अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर लास्ट में 0 है, लास्ट में क्या है? 0 है, और अगर आप उसका गुणनखंड करते हैं तो 2 पचे 10 यानी कि 2 और 5 आया। बात को समझिए। अगर 20 है, इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 दहाए 2 पचे यानी इसका भी आया 2 गुणा 5 आया। ठीक है। अगर आप 100 है, इसका करते हैं तो 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में और 5 से 5 बार में, इसका भी क्या आया? 2 गुणा 5 आया। ठीक है। या आप 150 का करते हैं तो 2 से करेंगे 75 बार में, फिर 3 से करेंगे 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 से करेंगे 5 पचे 25। इसका किए तो 2 गुणा 3 गुणा 5 आया। मतलब अगर हम मोटी मोटी तौर पे बात को देखें तो मोटी मोटी तौर पे बात ये है हमारा कि सर कोई भी संख्या अगर इकाई में 0 है, अगर इकाई में 0 है तो उसका गुणनखंड 2 और 5 होगा, उसका गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, उसका गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, उसका गुणनखंड में 2 और 5 आएगा ही आएगा। ठीक है। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या रहेगा चलेगा, लेकिन 2 और 5 रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर 2 और 5 वो संख्या में आ गया, इसका मतलब है कि उस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस संख्या के इकाई अंक क्या हो जाएगा बबुआ लोग? 0 हो जाएगा। समझ में आया मंगरा लोग? तो अब अगर यहाँ पे देखें सर, तो इसका गुणनखंड आपका 2 और 3 है, जो हाँ जहाँ पे आप देखें कि 2 तो है लेकिन 5 आपका नहीं है, 5 आपका नहीं है। अगर 2 3 है, 2 रहे 3 रहे, लेकिन इसके साथ अगर 5 भी आ जाता तो हम कहते कि 2 और 3 दोनों है, मतलब इसका इकाई अंक में 0 आएगा। लेकिन चूंकि इसमें 5 नहीं है, सिर्फ 2 और 3 है, मतलब इस संख्या का इकाई अंक में 0 नहीं आएगा। तो आप लिखेंगे चूंकि 6 का गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुणा 5 का पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए 6 का पावर n, 6 का, इसलिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ये पूछ रहा था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग देखें कि सर वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। और क्यों नहीं हो सकती समझ में आया? अगर इसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होता तो हम कहते कि 0 पे समाप्त हो रही है, लेकिन चूंकि 2 और 5 नहीं आया, मतलब ये 0 पे समाप्त नहीं होगी, ये 0 पे समाप्त नहीं होगी, सीधा सा फंडा है। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए तो 6ठा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले बचवा लोग, इसको बनाने से पहले आप ये समझिए कि भाज्य संख्या क्या है।
तो देखिए भाज्य संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर हम 4 के बारे में बात करें तो 4 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है और 4 से भी जाता है। तो देखिए इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड है कि नहीं, 1 2 3, यानी जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 6 देखिए 2 से भी जाता है, 1 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 6 से भी जाता है। तो यहाँ 1 2 3 4, इसमें 4 गुणनखंड है, यानी ये भाज्य संख्या होगा। लेकिन उधर अगर हम बोले जैसे 5 है तो 5 1 से जाएगा और सिर्फ 5 से जाएगा, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। तो जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बबुआ लोग? अभाज्य कहा जाता है। लेकिन जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? भाज्य कहा जाता है। तो अब अगर हमको इसको बोलना है कि ये भाज्य है तो आपको ये देखना होगा कि इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है कि नहीं है। तो चलिए हल करते हैं। हल में सबसे पहले लिखिए, हल बैल लगा दीजिए, है हमारा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13। तो चलिए अब यहाँ 13, यहाँ 13 बीच में प्लस है तो 13 का आप कॉमन निकाल लीजिए। तो 13 निकल गया तो क्या बचेगा सर? 7 बचा, 11 बचा और 13 निकल गया, 1 बचा। यहाँ से 13 निकल गया, 1 बचा, क्योंकि 13 का 13 होता है। ठीक है, अब 13 अपना अब गुना करेंगे, 11 7 77, 1 का 77 हो जाएगा और प्लस में 1, यानी कि 13 गुणा 77 और 1 78 हो गया। अच्छा सर इसके गुणा में हम क्या 1 नहीं लिख सकते? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आप 1 तो कई बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए चूँकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है कि नहीं बबुआ? देखिए 1 2 3 गुणनखंड है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। सिंपल। अब पुनः इधर भी देख लेते हैं। पुनः क्या है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। फिर वही बतिया सर, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 को बाहर निकालिए। तो 5 बाहर निकलेगा तो यहाँ से बचेगा 7 6 4 3 और 2 और ये 1 अपना रह जाएगा। अब प्लस 5 से 5 निकल गया तो 1 बच गया। अब अंदर को हल करते सर, 7 6 42 हो गया और इधर हो गया 4 से 12, 12 दूना 24 हो गया और प्लस 1। अब गुना करते 42 और 24 को देखिए गुना कर रहे हैं, 42 गुना 24 तो 4 दूना 8 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, तो हो गया 8 6 4 10 का 0 हाथ में 1 और 8 9 और 1 10, यानी हो गया 1008 प्लस में 1, यानी 1008। तो 1008 में 1 को जोड़ेंगे सर तो 1009 हो जाएगा। सर इसके गुणा आप 1 एकदम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर आप देखेंगे चूँकि इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब बताइए किसको भारी लगा? इतना तो भारी नहीं है कि आप बना ना सको। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अगला 7वां नंबर क्वेश्चन। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बबुआ लोग, अगला 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन चूँकि बड़ा है इसलिए हम इसको बोर्ड में नहीं लिख रहे हैं, हम बस इसको पढ़ रहे हैं और आप लोग को बतला रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब एक खेल का मैदान है और उस खेल के मैदान के किनारे किनारे एगो गोल सा रास्ता है, बुझो ऐसे गोल सा रास्ता है। ठीक है, गोल सा रास्ता है। अब कहता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। अब इस मैदान का यानी सोनिया कहीं से चलना शुरू की, मान लिया जाए सोनिया यहाँ से चलना शुरू की। अब सोनिया जब यहाँ से चलना शुरू की तो इसको एक चक्कर पूरा लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। अब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट का समय लग रहा है बच्चों लोग? 12 मिनट का समय लग रहा है।
12 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो कहता है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं। मतलब हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि रवि और सोनिया एक साथ दौड़ना शुरू किए, एक ही जगह से शुरू किए और एक ही दिशा में दोनों दौड़ना चालू किए। तो सवाल ये कहता है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी जैसे ही सोनिया और रवि एक साथ चलना शुरू किए, समझिए सोनिया और रवि एक साथ चलना शुरू किए, एकदम गोल गोल दौड़ना शुरू किए, ठीक है, लेकिन सोनिया को यहाँ से यहाँ तक आने में, एक चक्कर आने में 18 मिनट लगा और रवि को एक चक्कर आने में 12 मिनट लग रहा है। तो कहता है कि कितने समय बाद दोनों एक साथ वही बिंदु पे आएंगे जहाँ से चलना शुरू किए थे। तब मेरी बात को समझिए, रवि 12 मिनट का समय ले रहा है, सोनिया 18 मिनट, यानी सोनिया को एक चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लग रहा है। यानी जाहिर सी बात है कि सोनिया धीरे धीरे जा रही होगी और रवि तेज़ी से जा रहा होगा। अगर मान लीजिए रवि एक चक्कर लगा करके यहाँ पे आ गया तो हो सकता है कि सोनिया यहीं पे रही होगी, सोनिया यहीं पे रही होगी। क्यों? क्योंकि सर ये धीरे धीरे आ रही है। ठीक है, यानी रवि यहाँ से यहाँ एक चक्कर आया 12 मिनट कंप्लीट, फिर एक चक्कर आया 24 मिनट, फिर एक चक्कर आया 24 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? 36 मिनट। इस तरीक़ा से चक्कर लगाते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो कहता है कि रवि और सोनिया कितने समय बाद वापस यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए वापस से तो यहाँ ये लोग बहुत बार मिलेगा, लेकिन सबसे पहले वो लोग जब मिलेगा, कब मिलेगा? यानी कम टाइम में सबसे पहला टाइम आपको निकालना है, यानी कम टाइम निकालना, उसके बाद तो और टाइम आते ही रहेगा, यानी कम टाइम। तो याद रखें बच्चों, जब कम टाइम निकालना होता है तो एलसीएम लिया जाता है और जब ज़्यादा निकालना होता है तो एचसीएफ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए, यानी हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम इसका निकालेंगे। तो अगर हम 7 नंबर देखें तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सोनिया द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय, सोनिया द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय कितना है बबुआ लोग? तो 18 मिनट है। ठीक है, जबकि रवि द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय कितना है? 12 मिनट है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे? एलसीएम, यानी कि 18 को अलग से तोड़ेंगे तो 2 9 18, फिर 3 तिया 9, और इधर 12 को अलग से तोड़ेंगे तो 2 छक 12 और 2 तिया 6। तो 18 का हो गया बुचवा लोग, 18 का हो गया 2 गुना 3 गुना 3, और 12 का हो गया 2 गुना 3। तो कॉमन आपका ये है और कॉमन आपका ये है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा, कॉमन को एक बार लिखेंगे, ये 3 एक बार लिखाएगा और उसके बाद 3 और 2, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 गुना 36, यानी 36 मिनट बाद वो लोग वापस से वही पॉइंट मिलेंगे जहाँ से चलना शुरू किए थे। समझिए मेरी बात को, सोनिया जब चलना शुरू की तो पहला बार गई तो 18 मिनट, फिर दूसरा बार गई तो 18 यानी 36 मिनट, यानी 36 मिनट में यहीं पे आके गई। ठीक है, लेकिन रवि जब चलना शुरू किया तो पहला बार गया तो 12 मिनट एक चक्कर, दूसरा बार गया तो फिर 12 मिनट 2 चक्कर, यानी 24 मिनट में 2 चक्कर, फिर तीसरा बार गया तो फिर 12 मिनट, यानी 36 मिनट में 3 चक्कर, 36 मिनट में 3 चक्कर, यानी 36 मिनट में सोनिया भी यहीं पर है और 36 मिनट में रवि भी यहीं पर है। अब कै चक्कर लगाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमको ये देखना है कि किस समय पर दोनों वही पॉइंट पे मिले। तो 36 मिनट बाद दोनों वही पॉइंट पर मिले। तो इस तरीक़ा से आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।